हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स का यूनिट 2 कार्ड्स। फ्रेंड्स, इसमें हम कवर करेंगे ओवरव्यू एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कार्ड्स, प्लास्टिक पेमेंट कार्ड, प्रोडक्ट फीचर्स ऑफ कार्ड, बेनिफिट ऑफ कार्ड टू द कस्टमर एंड जो पीसीडीआईएस स्टैंडर्ड्स हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स एंड ईएमवी कार्ड्स के बारे में हम देखेंगे। एनएफसी बेस्ड जो टैप एंड गो है उसके बारे में हम देखेंगे। अप्रूवल प्रोसेस, profitability of the card business, backend operation, recovery and follow up, and these securities. So this syllabus is based on the latest syllabus that was published on 2024 by IIBF for digital banking certification. तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरव्यू और ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। तो जो ओरिजिन है, ठीक है, नॉन कैश पेमेंट के अगर ओरिजिन की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट जो है लगभग 5000 ईयर पुराना है। ठीक है, उस समय लोग क्या करते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज और सेल ऑन क्रेडिट का यूज करते थे। ठीक है, उस केस में क्या होता था, यानी कि बाय नाउ और पे लेटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1946 में आपका जो एक बैंक कार्ड लॉन्च हुआ जिसका नाम था चार्जिट। ठीक है, तो इस बैंक कार्ड के लॉन्च, इसे जो है ब्रुकलिन यूएसए जो बैंकर थे, जॉन बिगिंस ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उनका नाम था, जो बैंकर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस फर्स्ट बैंक कार्ड को, उनका नाम था जॉन बिगिंस। ठीक है, तो इसका प्रोसेस सिंपल था कि कस्टमर परचेज करेगा, ठीक है, यानी कि खरीदारी करेगा, और मर्चेंट जो है वो चार्ज को बैंक को भेज देगा। ठीक है, मर्चेंट सेंड चार्ज टू द बिगिंस बैंक। ठीक है, और फिर जो कस्टमर होगा वो अमाउंट जो भी होगा वो बैंक से कलेक्ट करेगा। बैंक रिम्बर्स मर्चेंट एंड द कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि ये सिर्फ बिगिंस के बैंक के अकाउंट होल्डर के लिए अवेलेबल था। मतलब सारे अकाउंट होल्डर के लिए नहीं था कि अदर बैंक के भी यूज कर सकते थे। जो जॉन बिगिंस के बैंक से रिलेटेड थे उन्हीं के लिए ये अवेलेबल था। उसके बाद आया राइज ऑफ कार टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसमें बात करें तो 1960 में लंदन ट्रांजिट अथॉरिटी जो है, उन्होंने मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का यूज शुरू किया। ठीक है, इसमें क्या था कि ट्यूब राइडर्स जो थे उनके लिए ये कार्ड जो है यूज किया गया। इसके बाद 1970 की बात करें तो 1970 में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड इंडस्ट्री जो थी उसका एक स्टैंडर्ड बन गया था। ठीक है, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में तो वो क्या हुआ कि मैग्नेटिक जो स्ट्रिप कार्ड थे, इट्स लाइक अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक, अब एवोल्यूशन की बात करें हम डेबिट ट्रांजैक्शन की, तो 1980s में डेबिट ट्रांजैक्शन का जो जर्नी है, वो सबसे पहले डेबिट ट्रांजैक्शन जो एटीएम कार्ड इशू हुआ था वो पिन के थ्रू। ठीक है, एटीएम कार्ड प्लस पिन जो था वो पॉश टर्मिनल पे यूज करते थे और डेबिट ट्रांजैक्शन करते थे। ठीक है, इसके बाद 1988 में फर्स्ट डेबिट ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड बाय सिग्नेचर यूज हुआ। मतलब पिन यूज करने के बजाय सिग्नेचर के बेसिस पे उस जो कार्ड है उसको यूज करके डेबिट ट्रांजैक्शन किया जा सकता था। तो ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री नॉन कैश पेमेंट जो भी कार्ड्स के थ्रू हुआ। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या ये प्लास्टिक पेमेंट कार्ड। ये इनके डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या है, तो एक पेमेंट कार्ड जो होता है वो एक प्लास्टिक कार्ड है। वो क्या करता है, वो इनेबल करता है जिसके पास भी वो कार्ड है उस कार्ड होल्डर को कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सके। ठीक है, अगर मोस्ट कॉमन कार्ड की बात करें तो हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है। अब बात करते हैं कि उनका फिजिकल फीचर्स क्या है। तो जो एक स्टैंडर्ड कार्ड का डायमेंशन है प्लास्टिक पेमेंट कार्ड का, वो होता है, शेप होता है रेक्टेंगुलर, और जो डायमेंशन होता है वो 85.60 क्रॉस 53.98 mm। ठीक है, ताकि वो आइडियली जो आपका वैलेट उसमें फिट हो सके। ठीक है, तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, उसके बेसिस पे ये डिजाइन होता है। और क्या है, फॉलो आईएसओ स्टैंडर्ड इन केस ऑफ उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, साइज होना चाहिए, उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी एटीएम्स मोस्ट प्रोबेबली ग्लोबली यूज हो रहे हैं उनसे वो कंपैटिबल होना चाहिए। पॉश टर्मिनल में भी वो चीज कंपैटिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से ही कार्ड लॉन्च कर देना छोटा बड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं बैकएंड लीकेज की। तो जो भी कार्ड होता है वो यूनिकली लिंक्ड होता है एक अकाउंट से, जो कि बैंकिंग या नॉन बैंकिंग जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो भी इशूइंग एंटिटी होगी, चाहे वो बैंक हो या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी कार्ड इशू कर रहा है उसे एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, उस अकाउंट के लिंकेज को ही बोलते हैं बैकएंड लिंकेज। अब बात करते हैं इशूअर की।
तो फ्रेंड कार्ड जो है वो इशू किया जा सकता है, बैंक भी इशू कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर जो पेमेंट कंपनीज होती है ना वो भी इशू कर सकती हैं, जैसे कि आपका फोन पे हो गया है ना, पेटीएम हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया है ना, तो ये सारे इशू कर सकते हैं टाई अप विद द बैंक। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके जो कस्टमर होता है उसके सेविंग एंड करंट अकाउंट से लिंक होता है। एंड कैश विड्रॉल की बात करें तो 24/7 कर सकते हैं। पेमेंट भी हो जाता है, पॉस मशीन कॉन्टेक्टलेस भी होता है, क्यूआर कोड्स के थ्रू भी पेमेंट होता है यूजिंग डेबिट कार्ड। ऑनलाइन शॉपिंग, रिकरिंग पेमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। अमाउंट क्या होता है, इमीडिएटली डेबिट हो जाता है रियल टाइम में आपके अकाउंट से। डेली ट्रांजेक्शन लिमिट जो होती है वो जो भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है इशूअर का उसके बेसिस पे होती है ना। जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक 5 ट्रांजेक्शन पर डे, 3 ट्रांजेक्शन पर डे, दिस एटीएम, अदर बैंक एटीएम, ऐसे रूल्स होते हैं डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। आरबीआई गाइडलाइंस की बात करें तो आरबीआई गाइडलाइंस बोलता है पिन ऑथेंटिकेशन चाहिए। ठीक है, किसके लिए, पॉस और एटीएम के लिए, और ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं कॉमनली ओटीपी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब ऑफर्स की बात करें तो लॉयल्टी पॉइंट्स उसमें मिलते हैं, इंश्योरेंस, रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब आपको एक कार्ड दे दिया, उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी, उतना लिमिट आप एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर यूज कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट साइकिल, दैट बिल अमाउंट यू शुड पे विद इन द बिल ड्यू डेट। ठीक है, तो एक साइकिल होता है, वो साइकिल वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट कार्ड में, 20 डेज से 50 डेज का हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कार्ड एंड द इशूअर। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ड्यू जो भी होता है वो पे करना ही है, नहीं तो जो है जो भी इंटरेस्ट वो जिसने इशू किया है वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी उस पे लगाएगा। तो टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू दो अलग चीजें होती है। ठीक है, तो जब भी जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड होगा, इफ यू गो एंड चेक, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ टोटल अमाउंट ड्यू इज 5,000, बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ड्यू मे बी almost at 10% like this, it will come. Means different different policies are there, so 5 to 600 or 1,000 you have to pay, so like this. कैश विड्रॉल अलाउड बट अट्रैक्ट इंटरेस्ट एंड कैश एडवांस फीस। हाँ, तो कैश विड्रॉल के केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फीस लगाते हैं कि 100 रुपीज लगेगा पर 1000 में या फिर पर 10,000 में विड्रॉ करने में, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एक तरह का, चूंकि यू आर टेकिंग एडवांस कैश, सपोर्ट ईएमआई कन्वर्जन, ठीक है, ईएमआई भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, जो कि जो भी लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं ना, वो सारी चीजें उनके लिए ये यूजुअल हो गया। रिवार्ड्स पॉइंट्स इसमें भी मिलते हैं, लॉन्च एक्सेस मिलता है, जो भी लोग एयरपोर्ट में जाते हैं उनको क्वार्टरली बेसिस पे, या कुछ कार्ड जो है ईयरली बेसिस पे देते हैं, कुछ कार्ड जो प्रीमियम आईआरसीटीसी के लॉन्च है वहां पे भी एक्सेस देते हैं। ठीक है, और लॉस और थेफ्ट के केस में जो रिपोर्ट करेंगे, और क्विकली जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी उसकी रहेगी, जितनी लिमिट है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की लिमिट है तो उतनी लाइबिलिटी रहेगी। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं एटीएम कार्ड के बारे में। तो ये भी एक तरह से डेबिट कार्ड का ही फॉर्म होता है, जो सिर्फ क्या है, एटीएम में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जिसको हम लोग एटीएम में जाके यूज करते हैं, वो यूजुअली सारे बैंक जो प्रोवाइड करते हैं डेबिट कार्ड होता है, वो आपका एटीएम में भी यूज हो जाता है, ऑनलाइन भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर एटीएम कार्ड के नाम से जो एटीएम कार्ड होता है, वो सिर्फ आप एटीएम पे जाके यूज कर सकते हैं, वो कहीं और जाके आप ऑनलाइन परचेज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसमें कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, ये सारी चीजें आ जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को भी जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मटेरियल पहुंचेगा। आगे मूव करते हैं। प्रीपेड कार्ड क्या होता है? ठीक है, तो प्रीपेड कार्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड मतलब पहले से ही कोई वैल्यू जो है उसमें कार्ड में लोड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 लोडेड है, और जब तक वो 5,000 एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा आप उस बैलेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रेगुलेट कैसे होता है? आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है जो प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होता है। अब इसमें बात करें तो क्लोज सिस्टम, सेमी क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, तीन तरह की कैटेगरीज हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम मतलब जो कि यूज्ड ओनली विद जिसने इशू किया है सिर्फ उसी के आउटलेट्स पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है। सेमी क्लोज मींस कि आप जहां जहां से उनका, जिन्होंने इशुइंग अथॉरिटी है उनका कॉन्ट्रैक्ट है जिन मर्चेंट से, वहां पे जाके आप यूज कर सकते हैं, तो ये इसमें भी कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है। ओपन सिस्टम मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं एटीएम में जाके। अब बात करते हैं वेरिएंट की, तो जैसे गिफ्ट कार्ड है, मील कार्ड है, ट्रैवल कार्ड है, पेरोल कार्ड है, फ्यूल कार्ड है, ये सारे प्रीपेड कार्ड्स है। अब बात करते हैं सिंगल पर्पज या क्लोज लूप वर्सेस मल्टीपर्पज या ओपन लूप, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो इनमें क्या है कि केवाईसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर हायर लिमिट। अगर आपको हायर लिमिट चाहिए उसमें, तो आपको केवाईसी का जरूरत करना होगा, और फुल केवाईसी होगी। जैसे आप केवाईसी नहीं कराएंगे तो अप टू 5,000 या
10,000 डिपेंड ऑन द पॉलिसी दैट रेगुलेटर टाइम टू टाइम इश्यू करता है, उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। तो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्या होता है कि जो जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी जो भी पैसा होता है, वो चिप या फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है, वो उसके उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, उस फॉर्मेट में स्टोर रहता है, अकाउंट में नहीं रहता है वो पैसा। ठीक है, फिर जो भी इशूअर है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ही जो भी उसमें पैसा वापस से लोड करना होगा, तो आपको वहां पे जाके उसको लोड कराना पड़ेगा। जैसे कि मेट्रो रेल की बात करें, मेट्रो रेल के कार्ड्स बनते हैं, टोल टैक्स के टोल जो कार्ड होते हैं, कैंपस कार्ड होते हैं, तो वो क्या है, वो आपको जाके वहां से वो कार्ड लेना पड़ता है। वो लोग उसका उतना फिल कर देते हैं और आप जाके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि बस्टर्स है, बच्चों के लिए जो गेम्स के कार्ड्स बनते हैं, वो सब में एक प्री लोडेड वो लोग उसको लोड कर देते हैं, और आपको जैसे ही वो एग्जॉट हो जाएगा, वापस उनके पास जाके लोड कराना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अकाउंट से लोड नहीं कर सकते मैक्सिमम जगह पे। अब बात करते हैं चार्ज कार्ड की। तो ये भी एक तरह का क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि जो भी आउटस्टैंडिंग होंगे, इंटायर आउटस्टैंडिंग मस्ट बी पेड इन फुल बाय ड्यू डेट। मतलब जिस दिन भी ड्यू डेट है, उस दिन आपको मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना है, जो भी फुल अमाउंट है वो पे करना है। उसमें कोई भी रिवॉल्विंग क्रेडिट नहीं होगा। तो ये क्या है, जनरली ऑफर किया जाता है जो भी प्रीमियम कस्टमर होते हैं या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी हाई एनुअल फीस होती है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ प्रीमियम बेनिफिट्स भी होते हैं। अब बात करते हैं वर्चुअल कार्ड की। तो वर्चुअल कार्ड क्या है, एक तरह का, जैसे नाम से समझ में आता है, वर्चुअली, जो फिजिकली एक्सेसिबल नहीं है। आपको एक कार्ड दे दिया गया वर्चुअली, जो कि टेम्परेरी होता है, रैंडमली जनरेटेड कार्ड नंबर होता है, जो आपके मेन अकाउंट या कार्ड से मैप्ड होता है। वो सिर्फ होता है आपके ऑनलाइन परचेज के लिए, जहां पे आपको कार्ड नॉट प्रेजेंट परचेज करना होता है। कुछ ऑनलाइन परचेज ऐसी होती है जहां पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का नंबर ना डाल के जो भी आपका वर्चुअल कार्ड है उसका आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिमिट जो है वो अकाउंट के बेसिस पे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, वैलिडिटी के बेसिस पे जो है वो फिल की जा सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो स्कीमिंग है ना, उसको उसकी कॉपी कर ली, क्लोनिंग कर ली है ना, फिशिंग हो गया, थेफ्ट हो गया फिजिकल कार्ड का, वो सारी चीजें से प्रोटेक्शन हो जाता है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। अब जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो सिक्योरिटी फीचर जैसे ईएमएमई चिप, सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, ओटीपी पिन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये कुछ मेन मेन चीजें हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्टलेस जैसे एनएफएस जो कार्ड, एनएफसी जो कार्ड होते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिनको बोलते हैं, टैप एंड पे भी बहुत लोग बोलते हैं, उसमें बात करें तो जो आरबीआई की 2025 की नॉर्म्स है, उसमें उन्होंने लिमिट है कि 5,000 से ऊपर आप कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कॉन्टेक्ट लेस के लिए, कि आपका जो 10 से ज्यादा जो है डिस्टेंस उसका नहीं होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस उसका नहीं होना चाहिए। को ब्रांडेड कार्ड की बात करें तो ये जॉइंटली बैंक और मर्चेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। इंटरनेशनल कार्ड की बात करें तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को भी अलाउ करते हैं। ठीक है, और कुछ एड ऑन सप्लीमेंट्री कार्ड होते हैं जो कि प्राइमरी कार्ड होल्डर अकाउंट से लिंक होते हैं। मतलब एक कार्ड है, उसके साथ एक और एड ऑन कार्ड दे दिया, वो सारे कार्ड्स। ठीक है, अब बेनिफिट ऑफ कार्ड टू कस्टमर की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट है कस्टमर को कार्ड से। तो एक तो इजी हो जाता है, फास्ट और यूजर फ्रेंडली वे है पे करने का, है ना, कि कैश से पे करने के बाद इजीली पे हो जाता है ना। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे आप जाके पे कर सकते हो, किसी भी साइट पे जाके, ई कॉमर्स पे जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है, आईवीआर बेस्ड फोन ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें कार्ड से पॉसिबल है। कोई भी नीड नहीं है कि आप जो है हर जगह कैश कैरी करके ही चलो। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे 99% ऑफ द ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, ठीक है, जो भी जितने भी आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगे रिटेल मर्चेंट से रिलेटेड, खासकर मेट्रो, अर्बन और सेमी अर्बन सिटीज में, वो आपके यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू हो रहे हैं। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डिफरेंट कार्ड टाइप्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, चार्ज कार्ड, वर्चुअल कार्ड। ठीक है, ये एक तरह से एक चॉइस देता है। क्या चॉइस देता है, व्हेन एंड हाउ टू पे, कब और कैसे पे करना है, व्हेन एंड हाउ टू पे की ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या ऑफर करता है, ग्रेस पीरियड ऑफर करता है ना, जैसे 25 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन का एक साइकिल दे देता है। भाई आप आज परचेज कर दो, आपको 20 दिन, 50 दिन का टाइम मिल गया, उसके बीच में आप कभी भी पे कर दो विदाउट इंटरेस्ट। ईएमआई ऑप्शन देता है, बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी भी देता है। अब कंट्रोल एंड फाइनेंस प्लानिंग की बात करें तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो भी होती है वो हेल्प करती है। भाई कैश से आपने कितना खर्च कर दिया तो उसका आइडिया लगाना मुश्किल है, लेकिन इससे क्या है कि एक एक आप अपने होम की भी बैलेंस शीट बना सकते हो कि मेरा एक्सपेंस कितना है, कितना एक्सपेंडिचर है, ऐप पे जाकर ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कंट्रोल एंड फाइनेंसिंग प्लानिंग में
हेल्प करती हैं, और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो भी बिल्ड होती है, जिससे आगे चल के लोन लेने में या फिर हायर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने में हेल्प मिलती है। आगे अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी सेफर देन द कैश और चेक्स, ठीक है, क्योंकि थेफ्ट का कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, किस चीज की जरूरत होती है, पिन की, ओटीपी की, या फिर सिग्नेचर फॉर ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें थी। अब रिवार्ड एंड बेनिफिट की बात करें तो ये एक और चीज आती है कि बैंक्स क्या ऑफर करते हैं कि आप इतना पर्टिकुलर शॉपिंग करोगे तो 100 रुपीज में, फॉर एग्जांपल, पर 100 रुपीज 1 पॉइंट विल बी अवेलेबल एंड द वैल्यू ऑफ द पॉइंट विल बी 0.25 रुपीज। तो उस तरह से वो देते हैं, तो इट्स लाइक कि यू आर डूइंग शॉपिंग एंड ऑल्सो गेटिंग समथिंग रिटर्न, ठीक है। तो जैसे कैशबैक होता है ना, वैसे ही एक तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्यूल सरचार्ज वेवर हो गया, लॉन्च एक्सेस हो गया, रिवॉर्ड पॉइंट, डिस्काउंट, इंश्योरेंस कवर कुछ प्रोवाइड करते हैं कार्ड में, जैसे कि एक्सीडेंटल एयर कवर हो गया 50 लाख का कुछ कार्ड्स में, कुछ में 10 लाख का। फिर जो है नॉर्मल एक्सीडेंट कवर हो गया रोड का, उसका 2 लाख 5 लाख, डिपेंड ऑन द वेराइटी कैटेगरी ऑफ द कार्ड। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पीसीआई डीएसएस क्या है। तो पीसीआई डीएसएस है एक एक ग्लोबल बॉडी है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो भी मेजॉरिटी ब्रांड्स हैं, है ना, उन्होंने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। उनके थ्रू, मतलब एक तरह से उनके जॉइंट ग्रुपिंग से ये फॉर्म हुआ है। तो वो कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कार्ड ब्रांड है, वीजा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, जेसीबी एंड डिस्कवर, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कार्ड होल्डर है उसका डेटा कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो यूज कर रहा है उसका अकाउंट डिटेल, ठीक है, उसका पिन, उसका जो है पासवर्ड, एवरीथिंग जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, और कैसे जो है न्यू न्यू एडवांसमेंट किया जाए, ताकि जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको रोका जाए, वो कार्ड के थ्रू फ्रॉड्स ना हो पाए। तो अभी अगर लेटेस्ट पीसीआई डीएसएस 4.0 जो है सॉफ्टवेयर, उसकी बात करें तो वो है लेटेस्ट वर्जन 3.2.1। ये पीसीआई डीएसएस का लेटेस्ट वर्जन है। ये किस पे अप्लाई होता है, मर्चेंट, बैंक, प्रोसेसर, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और जो भी कार्ड डेटा को हैंडल कर रहे हैं उन सब में ये लागू होता है। और गोल क्या है कि कार्ड होल्डर का जो भी डेटा प्रोटेक्ट हो, सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन डेटा जो है वो जब भी प्रोसेस्ड हो तो उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए। अब की सेंसिटिव एलिमेंट जो है वो है पैन, यानी कि प्राइमरी अकाउंट नंबर, फुल ट्रैक डेटा और पिन। ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही क्रूशियल है, ताकि उनको किसी से भी शेयर ना किया जाए विदाउट एनी ऑथराइजेशन। सैड की बात करें तो सैड एक शॉर्ट फॉर्म है। सैड मतलब होता है सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन डेटा। अब फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या-क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, ठीक है। तो जैसे बिल्ड एंड मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क सिस्टम, उसके लिए क्या है कि एक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, ताकि उसको अनट्रस्टेड नेटवर्क से बचाया जा सके, ठीक है। और क्या होता है, वेंडर सप्लाइड डिफॉल्ट सिस्टम पासवर्ड, उन सबको रोका जाता है, ठीक है। जो भी वेंडर प्रोवाइड कर रहा है डिफॉल्ट पासवर्ड, उनको यूज नहीं करना है, अपना खुद का पासवर्ड बनाना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा। तो जो भी कार्ड होल्डर का डेटा है उसको इंक्रिप्शन के थ्रू, ट्रंकेशन के थ्रू, मास्किंग के थ्रू या हैशिंग के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करना। अब ये सारी चीजें जैसे ट्रंकेशन चेक में यूज करते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन जो है ट्रांसफर्स में यूज होता है, नेफ्ट, आरटीजीएस जो भी है, ठीक है। मास्किंग का मतलब हो गया जो भी आधार कार्ड है आपका या कार्ड का नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट दिखेंगे, बाकी के डिजिट नहीं दिखेंगे, मास्क हो जाएंगे ना। ये सारी चीजें जो है, हैश जो होगा, जो आपके बंडल्स में जो ट्रांसफर हो रहा है वो हैश से प्रोटेक्टेड होगा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है कि जो भी ट्रांसमिशन है कार्ड होल्डर का जो डेटा है वो ओपन या फिर पब्लिक नेटवर्क के थ्रू जब भी होगा, उसके लिए टीएलएस और एसएसएल या फिर स्ट्रॉन्ग वीपीएन नेटवर्क का यूज किया जाएगा, ताकि इंटरसेप्शन ना हो पाए, उस डेटा को कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए पब्लिक नेटवर्क में। तो थर्ड है मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो जैसे कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम मतलब एंटीवायरस का प्रॉपर अपडेट होना चाहिए, एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल समय समय पे होने चाहिए, ताकि उस डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके मॉलवेयर से, ठीक है। और जो भी करंट थ्रेट्स चल रही हैं, और एक सिक्योर सिस्टम मेंटेन किया जा सके एप्लीकेशंस के लिए, जो कि
प्रॉपर प्रॉम्प्टली समय समय पे सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करते रहे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। implement strong access control measures. तो restrict access to card holder data by business, need to know role based access and least privilege principle must be इन फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी कार्ड होल्डर का डेटा है उसको नीड टू नो या फिर रोल बेस्ड एक्सेस के हिसाब से ही यूज किया जाए, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। इसी तरह रेगुलरली मॉनिटर करना हो। ठीक है, टेस्ट नेटवर्क, जो भी नेटवर्क्स है उन सबको प्रॉपरली टेस्टिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए नेटवर्क रिसोर्स की, कार्ड होल्डर डेटा प्रॉपरली है नहीं है, प्रॉपर जो भी लॉग्स हैं उस डेटा से रिलेटेड, कब उसको एक्सेस किया गया है ना, वो सब का टाइम टाइम पे रिव्यू होना चाहिए। और अगर अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है या कोई एज पर द गाइडलाइंस नहीं हो रहा है तो उसके अलर्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट होने चाहिए। जो भी है प्रॉपर जो है इंटरनल एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी स्कैन्स भी होने चाहिए। अब नेक्स्ट है मेंटेन एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जैसा कि जितने भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कार्ड होल्डर कार्ड डेटा से रिलेटेड चीजों को हैंडल करते हैं, तो उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पे काम करना पड़ता है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें मेंटेन होती हैं, सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, और जो भी स्टाफ है उनकी प्रॉपर स्टाफ अवेयरनेस ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या थे। तो जो इंक्रिप्शन एंड मास्किंग की बात करें तो पिन जो है वो लिमिटेड डिस्प्ले होता है, जैसे कि फर्स्ट के 6 डिजिट दिखा दिए, फिर लास्ट के 4 डिजिट दिखा दिए, ये क्या हो गया आपका इंक्रिप्शन एंड मास्किंग, या फिर सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट पूछ रही है ना। डेटा रिटेंशन हो गया, वायरलेस सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, जैसा कि बताया WPA 2 3 वाईफाई ट्रांसमिटिंग थ्रू CHD। ठीक है, मॉनिटरिंग, रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीजें हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो भी कार्ड होल्डर है उसके डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए। अब PCDIS का बेनिफिट क्या है? तो पहली चीज तो ये है कि जो भी कस्टमर का डेटा है वो ब्रीच नहीं हो पाएगा और उसपे फ्रॉड भी नहीं हो पाएगा, उससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, और जो कार्ड पेमेंट है उसपे क्या करता है, कस्टमर का जो है ट्रस्ट भी बढ़ेगा, जब फ्रॉड नहीं होगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा, चाहे वो फिजिकल हो या फिर ऑनलाइन हो। और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, ताकि अगर इन केस कोई लॉस हो तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो अगर लॉस नहीं होगा तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है हैवी पेनल्टी एंड रेपुटेशनल लॉस से। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। एक टर्म है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया था, अभी 2025 का जो मार्च में एग्जाम हुआ था। सो उसमें क्या है कि SPVAMI को उन्होंने पूछा था। तो इससे रिलेटेड चीजें जितना मेमोरी बेस्ड मुझे पता चला, तो मे बी सेम ऐसा नहीं पूछा है, बट मे बी इससे रिलेटेड कुछ पूछा है उन्होंने। तो ये SPVAMI क्या होता है? एस मतलब सिक्योरिटी नेटवर्क, पी प्रोटेक्टेड डेटा, वी है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ए है एक्सेस कंट्रोल, एम मॉनिटर ऑब्लिक टेस्ट, एंड आई है इन्फो सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या होता है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडेंशियल होते हैं उनको ऑल्टरिंग मैग्नेटिज्म की थ्योरी जो है उसके हिसाब से, ये जो भी इसमें आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के, उस पार्टिकल में डेटा को स्टोर करता है। बैंड्स होते हैं उसमें, मैग्नेटिक बैंड्स, उन बैंड में वो डेटा स्टोर होता है, उनको बोलते हैं मैग स्ट्रिप। ठीक है, और जो मैकेनिज्म यूज होती है स्टोर करने में उसको बोलते हैं ऑल्टरिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, डेटा इज रीड बाय द कार्ड रीडर एट ATM और पॉस टर्मिनल टू वैलिडेट द कार्ड। ठीक है, मोस्ट कार्ड कैरी ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 एग्जिस्ट बट इज रेयरली यूज्ड फॉर वैलिडेशन। एक्चुअली क्या है कि अभी बात करें तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है वो कार्ड अभी लगभग शायद ही कहीं यूज होते होंगे। अभी सारे कार्ड जो है वो EMV कार्ड ही यूज होते हैं। अब ये मैग्नेटिक स्ट्रिप की बात करें कि गवर्न कौन करता है, तो ISO या IEC 7813 जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से गवर्न होते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो साइज, थिकनेस, लोकेशन, जो भी लोकेशन ऑफ स्ट्रिक कहाँ पे रहनी चाहिए मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये सारा ISO के हिसाब से या IEC के हिसाब से डिसाइड होता है। मैग्नेटिक ट्रैक, लेआउट, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। वल्नरेबिलिटी क्या थी इसमें, क्यों इसको हटा के EMI को लाया गया? तो इसमें जो है ना वो डेटा जो है इजीली क्लोन हो जाता था ना, कोई कार्ड पा गया उसको इजीली क्लोन करके दूसरा कार्ड बना लिया। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसमें जो थी वो स्टैटिक थी, डायनेमिकली चेंज नहीं होती थी। ठीक है, ये एक बड़ा इशू था। अब आगे मूव
फ्रेंड ईएमवी टेक्नोलॉजी चिप कार्ड की बात करते हैं। तो ईएमवी से यहाँ पे मतलब है यूरो पे, मास्टर कार्ड और वीजा। इनका ओरिजिनल डेवलपर जो है वो ग्लोबल चिप स्टैंडर्ड के हिसाब से 1993-94 के बीच में हुआ है। इसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, जिनके पास भी है उन्होंने देखा होगा साइड में एक चिप जैसी लगी होती है, ठीक है, उसमें स्ट्रिप नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होता है कार्ड और टर्मिनल के बीच में, ठीक है। मतलब कि जब आप पेमेंट को ऑथराइज करते हैं उससे पहले एक ऑथराइजेशन होता है जो कि म्यूचुअल होता है। जो कार्ड होता है, जब कार्ड लगाते हैं और जिस टर्मिनल में वो कार्ड लगाया जाता है उन दोनों के बीच में, तो वो दोनों पहले ही ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये कार्ड जो लगा है एक्चुअली में वो कार्ड क्लोन कार्ड तो नहीं है, सही कार्ड है, नहीं कार्ड है। डेटा को वो पहले भेजता है बैंक्स के सर्वर पे, वहां से कंफर्म करता है कि हाँ ये कार्ड लगा है, सही आदमी का कार्ड है। फिर उसके बाद आपसे ऑथराइजेशन पेमेंट के लिए लिया जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है जो कि डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे RSA, SHA, है ना, ट्रिपल DESF, टू क्रिएट वन टाइम ट्रांजेक्शन क्रिप्टोग्राम, ठीक है, ताकि जो बार बार अटैक्स होते हैं, रिप्ले अटैक्स, वो ना हो, ठीक है। अब इसमें 3 ऑथेंटिकेशन मोड होते हैं। सबसे पहला अगर बात करें SDA, तो SDA क्या है, स्टैटिक डेटा ऑथेंटिकेशन जो कि ऑफलाइन है। दूसरा है DDA, डायनेमिक डेटा ऑथेंटिकेशन जो कि ऑनलाइन है। और तीसरा आता है CDA, यानी कि हाइब्रिड, यानी कि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें, कंबाइंड डेटा ऑथेंटिकेशन। अब कार्ड होल्डर का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो उसका वेरिफिकेशन होता है पहले तो चिप का वेरिफिकेशन, देन पिन, या फिर चिप प्लस सिग्नेचर, ठीक है, या फिर कोई भी CVM की जरूरत नहीं है। लो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे कि अभी 5000 तक, उस केस में क्या होता है, कोई भी जो कार्ड आपको डालने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कॉन्टेक्टलेस NFC के थ्रू, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर कॉन्टेक्टलेस कार्ड की ट्रांजेक्शन की बात करें तो उनकी जो दूरी, यानी कार्ड को अपन कितने डिस्टेंस तक मैक्सिमम रख सकते हैं, तो विद इन 10 सेंटीमीटर आपको रखना है उस डिवाइस से, ठीक है। आगे मूव करते हैं तभी ट्रांजेक्शन हो पाएगा। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप और EMI में कंपैरिजन की बात करें तो पहली चीज तो डेटा स्टोरेज का इशू, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप में मैग्नेटिक पार्टिकल में स्टैटिक डेटा यूज स्टोर होता था, इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। ट्रांजेक्शन फ्लो की बात करें तो कार्ड को स्वाइप करते थे, तो जो उसमें क्या है कि जो भी आपका टर्मिनल था और जो आपका चिप थी या जो भी स्ट्रिप थी उसके बीच में कोई भी म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं था। इस केस में क्या है, दोनों के बीच में म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें स्किमिंग और क्लोनिंग का डर था जो कि होती भी थी। इसमें बात करें तो डायनेमिक क्रिप्टोग्राम है तो क्लोनिंग का जो डर है वो नहीं है। ऑथेंटिकेशन की बात करें तो उसके इसमें सिग्नेचर पिन ऑप्शनल था, इनहेरेंट नहीं था। अब बात करेंगे इसमें तो पिन और सिग्नेचर जो है वो दोनों कॉन्फ़िगर्ड है, या तो पिन से होगा या फिर सिग्नेचर से होगा, और क्रिप्टोग्राफिक जो चेक्स हैं वो तो है ही है। मोड्स की बात करें तो इसमें क्या था, मैग्नेटिक स्ट्रिप में सिर्फ स्वाइप था, लेकिन EMI में क्या है, स्वाइप भी आप कर सकते हो और कॉन्टेक्टलेस भी है, बिना स्वाइप करे भी आप यूज कर सकते हो विद इन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट डिवाइस वेयर यू आर गोइंग टू पे। स्टैंडर्ड बात करें तो ये ISO और IEC 7813 के हिसाब से मॉनिटर होता था। ये होता है EMV CO SPC ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग भी MSME का एग्जाम दे रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या IT सिक्योरिटी का एग्जाम दे रहे हैं, इवन KYC ML का भी एग्जाम दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको डिफरेंट सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। एडिशनल पॉइंटर की बात करें तो RBI मैंडेट करता है चिप और पिन फॉर इंडियन कार्ड टू रिड्यूस फ्रॉड। तो ये सारी चीजें तो हो गई है, ठीक है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड, ओवरव्यू ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड टैप एंड गो। तो NFC है क्या? NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज जो भी होती है 10 सेंटीमीटर तक, इतनी सेंटीमीटर तक आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कार्ड को ऊपर आप विदाउट कांटेक्ट भी वायरलेस तरीके से डेटा का एक्सचेंज जो है आप कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैप एंड गो, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक तो EMI की सिक्योरिटी भी होगी और टैप एंड गो भी हो गया, ठीक है। फास्ट भी है और प्रोटेक्टेड भी है, ताकि जरूरत नहीं है कि आप अपने उसको स्वाइप करो उसमें जाके, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आगे मूव करते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं कि माइग्रेशन क्यों किया, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड था वहां से EMV में क्यों आए। तो जो भी वीजा, मास्टर वेव और यूरोप पे थे, तो चूंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगे इस वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तब हम जाके अपने EMV चिप में आए हैं। अब बात करते हैं कि टैप एंड गो ट्रांजेक्शन वर्क कैसे करता है, वो तो बता दिया कि मर्चेंट जो होगा वो एंटर करेगा अमाउंट, कस्टमर क्या करेगा, टैप करेगा
और पेमेंट जो है रीडर जो होगा उसको बीप या ग्रीन लाइट, या तो ग्रीन लाइट जलेगी या बीप बजेगा और ट्रांजेक्शन जो है वो ऑथराइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ट्रांजिट टोल की बात करें तो कार्ड में डिडक्ट फ्रॉम एन ऑफलाइन ई पर्स फॉर रिटेल प्रोसेस्ड ऑनलाइन बाय अ बैंक नेटवर्क। तो ई पर्स के थ्रू भी ऑफलाइन इसको यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। आगे मूव करते हैं फ्रेंड, ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्टेक्टलेस की बात करें तो ऑफलाइन टैप एंड गो में क्या था, मेट्रो बसेस टोल टिकटिंग में ये यूज होता था। तो अमाउंट जो भी है वो कार्ड में प्री लोडेड रहता था, पर्स में वो यूज होता था कार्ड जो भी होता था। अब ऑनलाइन टैप एंड गो की बात करें तो उसमें क्या है कि जो भी रिटेल स्टोर है रेस्टोरेंट है वहां पे आप यूज कर सकते हो, और कोई भी कनेक्टिविटी का पहले इशू नहीं था इसमें। ठीक है, विदाउट लाइव नेटवर्क भी हो जाता था वो, बट इस केस में कनेक्टिविटी का इशू है, आपको कनेक्टिविटी चाहिए होगी। ठीक है, अगर बेनिफिट टू कस्टमर की बात करें तो एक तो स्पीड का बेनिफिट हो गया, जल्दी आइडल टाइम पे जो है स्मॉल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। सिक्योरिटी भी हो गई, ठीक है, स्किमिंग और मिसयूज से कन्वीनियंस भी हो गया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, टूल्स पे जा रहे हो, कैफेज पे जा रहे हो, तो आपको आपका जो भी रिलोडेबल ई पर्स है वो यूज आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, हाइजीन और ईज की बात करें तो पिन और सिग्नेचर जो है वो छोटे छोटे अमाउंट के लिए जरूरत नहीं है, जैसे कि 5,000 मैंने बताया अभी लेटेस्ट जो भी लिमिट सेट होती है वो आरबीआई के हिसाब से सेट होती है। अब बात करते हैं, ये तो हो चुका है 5,000। ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस फॉर कार्ड स्कीम। तो अप्रूवल प्रोसेस क्या है, तो कार्ड स्कीम की बात करें तो रुपए, वीजा, मास्टर, एमएक्स, डिस्कवर आर पेमेंट नेटवर्क्स। ठीक है, अब जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एक तरह से ग्रुप बनाते हैं और क्या करते हैं, गेट राइट टू इशू और एक्वायर, मतलब उनको ये राइट है कि वो कस्टमर को कार्ड इशू कर सकते हैं, या जो मर्चेंट है वो कार्ड को एक्वायर कर सकते हैं पेमेंट के लिए। आगे मूव करते हैं फ्रेंड, अब टाइप ऑफ कार्ड की बात करें तो एक तो ओपन स्कीम, क्लोज स्कीम। ये तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन में बताया था, अभी थोड़ा थॉरली बता देता हूँ। ओपन स्कीम जो है ये 4 पार्टी मॉडल है। इस केस में क्या होता है, जैसे रुपए है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, तो 4 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। पहला क्या होता है, इशूअर। ठीक है, जो भी बैंक इशू करेगा कार्ड कस्टमर को वो हो गया इशूअर। इसके बाद जो बैंक जो है जिस मर्चेंट को पॉस प्रोवाइड कर रहा है वो हो गया एक्वायर। कार्ड होल्डर जो कस्टमर जिसके पास कार्ड है, और मर्चेंट कौन हो गया, जो पैसे का मतलब जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटर जो भी होता है वही मैनेज करता है डेटा का फ्लो, ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट। अब बात करते हैं क्लोज्ड स्कीम की। क्लोज्ड स्कीम जो है वो 3 पार्टी मॉडल है। ठीक है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर्स क्लब। इसमें क्या होता है कि कार्ड स्कीम जो है वही एक्ट करती है ईश्वर और एक्वायर की तरह। ठीक है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कार्ड होल्डर और मर्चेंट के बीच में, जैसे स्टोर कार्ड हो गया, एमएक्स कार्ड हो गया, सेटल डायरेक्टली, ये सारी चीजें। आगे मूव करें तो डिफरेंस की बात करते हैं, तो 4 पार्टी जो है उसमें ईश्वर और एक्वायर जो होता है वो दो डिफरेंट बैंक होते हैं। 3 पार्टी में क्या है, ईश्वर और एक्वायरर जो होते हैं वो सेम एंटिटी होते हैं। ठीक है, ओपन नेटवर्क जो है वो इंटरेस्ट रेट या फीस जो है उसमें जो ईश्वर होता है जिसने कार्ड इशू किया होता है, या फिर एक्वायरर, ये दोनों डिसाइड करते हैं ओपन नेटवर्क में जो भी इंटरेस्ट रेट या फी होगी। जबकि क्लोज नेटवर्क में क्या होता है, जो भी ईश्वर होगा वही सारा कुछ डिसाइड करेगा, इशू एंड एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं की पार्टिसिपेंट की। तो ईश्वर जैसे मैंने बता दिया आपको, कार्ड होल्डर बैंक, एक्वायरर मर्चेंट बैंक। कार्ड स्कीम की बात करें, वीजा, मास्टर, वेव और रुपए आपका हो गया। मर्चेंट कौन होता है, जो एक्सेप्ट करता है कार्ड पेमेंट को, कार्ड होल्डर जिसके पास कार्ड होता है। आगे मूव करते हैं कि कार्ड ट्रांजेक्शन अप्रूवल फ्लो ओपन स्कीम में। तो उस केस में क्या होता है, कार्ड होल्डर जो होगा वो प्रेजेंट करेगा मर्चेंट के पास कार्ड को पेमेंट के लिए। मर्चेंट पॉस या गेटवे जो होगा वहां पे जैसे ही प्रेजेंट होगा कार्ड, वो क्या करेगा, वो एक्वायरर को डेटा सेंड कर देगा। फिर एक्वायरर से जो है वो डेटा जाएगा कार्ड स्कीम को, कार्ड स्कीम से जाएगा वो ईश्वर को। कार्ड स्कीम यानी यूरो, मास्टर, वे, वीजा, रुपए। ठीक है, फिर ईश्वर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कार्ड की वैलिडिटी क्या है ना, फ्रॉडलेंट रिक्वेस्ट तो नहीं है, अवेलेबल बैलेंस है या नहीं है।
फिर अगर सब कुछ सही होगा तो क्या करेगा, अप्रूव कर देगा और ऑथराइजेशन कोड जनरेट कर देगा, ठीक है। फिर कोड जो होगा ऑथराइजेशन कोड वो वापस से सेंड बैक किया जाएगा, ठीक है। और सेंड बैक करने के बाद इशूअर से वो स्कीम को जाएगा, स्कीम से फिर एक्वायरर को जाएगा और एक्वायरर से वो मर्चेंट को जाएगा और ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और चार्ज स्लिप जनरेट हो जाएगी। एमडीआर की क्या एमडीआर की बात करें तो एमडीआर मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, जो भी फी एक्वायरर डिडक्ट करता है बिफोर पेइंग टू मर्चेंट, उस फी को बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब इंटरचेंज फी बोले तो इंटरचेंज फी क्या होती है, जो इश्यूअर और एक्वायर उन दोनों के बीच में स्कीम के थ्रू जो पेमेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरचेंज फी। एनपीसीआई हमारा जो है वो रुपए का एक तरह से सारा जो भी रुपए कार्ड होता है उसको एनपीसीआई रेगुलेट करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बता दिया है। चिप एंड मैग्नेटिक कॉम्बो कार्ड जो होता है वो इंडिया में वाइडली यूज होता है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कार्ड बिजनेस से। तो देखो, प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो भी शॉर्ट टर्म सरप्लस होता है, रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, वो होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये लॉन्ग टर्म इंडिकेटर, मतलब कोई भी बिजनेस है उसकी वायबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। डेबिट कार्ड पोर्टफोलियो की बात करें तो वो जो भी कस्टमर का डिपॉजिट अकाउंट में जो भी उसका डिपॉजिट है ना, वो डेबिट कार्ड का जो भी पोर्टफोलियो होता है उससे लिंक होता है, इंटरेस्ट या नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होता है, दोनों होता है, ठीक है। रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो जो भी उसके कार्ड के इशू करने में जो फीस लगेगी, है ना, एनुअल रिन्यूअल फीस जो भी लेंगे, या इंटरचेंज इनकम, मतलब कि जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो पर ट्रांजेक्शन जो भी पैसा लेंगे, है ना, होता है मोर देन 5 ट्रांजेक्शन होंगे तो पर ट्रांजेक्शन 23 रुपीज, अभी जैसे कि एज पर आरबीआई डायरेक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम 23 ले सकते हैं, पहले 20। तो ये होती है इंटरचेंज फीस, इससे प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो डेबिट कार्ड में स्पेशली रुपए और ये जो है पीएम जनधन योजना में जो भी कार्ड है वो फ्री इशू किए जाते हैं, उनमें कोई भी फीस नहीं है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं बैंक, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पर की बात करें तो इजियर होता है एक्सेस बेस्ड ऑन कार्ड यूजेज और क्रेडिट लाइन, ठीक है। इससे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का सबसे मेन, जितने भी बैंक्स होते हैं आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड को इशू करते हैं, तो उससे क्रेडिट कार्ड से उनको ज्यादा फायदा नहीं होता, उनको मेन फायदा होता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनको ये पता चलता है कि ये जो कस्टमर है, ये हमारे लोन की किस पोर्टफोलियो, मतलब किस कैटेगरी के पोर्टफोलियो के लिए सही है, इसको हम कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं लोन, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, है ना, कुछ भी सेल कर सकते हैं। मेन एम ये होता है क्रेडिट कार्ड का। इंटरेस्ट इनकम तो जो होता ही है, अगर कोई डिफॉल्ट हो गया विदाउट विदाउट रिवॉल्विंग पीरियड, विदाउट दैट साइकिल अगर पे नहीं किया है, कुछ एनुअल फीस होती है, ज्वाइनिंग फीस होती है, ठीक है। और लेट फीस भी होती है, कैश एडवांस फीस, बैलेंस ट्रांसफर, ईएमआई अगर कन्वर्ट करेंगे उसमें कुछ माइनर फीस लगता है, ठीक है। अगर को ब्रांडेड कार्ड चाहिए तो एक्स्ट्रा कमीशन जो है मर्चेंट से उनको मिलता है, जो भी पार्टनर मर्चेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब कॉस्ट ऑफ कैश और कॉस्ट ऑफ कार्ड की बात करें तो जैसा बताते हैं कि जो भी कैश होगा उसका कॉस्ट हाई होगा, हैंडलिंग ऑफ कैश इज ऑलवेज हाई कॉस्ट, और सिक्योरिटी का रिस्क होगा, ट्रांसपोर्ट, उसको ले जाना, काउंटिंग, स्टोरेज, फेक करेंसी भी हो सकता है ना। तो जो आरबीआई अभी जब भी देखते होगे चेस्ट के ऑपरेशन हर बैंक के चलते हैं, है ना, करेंसी के ऑपरेशन जो होते हैं वो हर साल आरबीआई को हैवी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बैंक का भी बहुत पैसा उसमें जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो है मल्टीलेटेड नोट, स्टेल नोट भी निकलते हैं, तो ये सारी चीजों से अगर कार्ड यूज होता है तो उनसे बचत होती है, ठीक है। तो माइग्रेटिंग पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कार्ड इज अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बैंक जो है वो कैश मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो भी बच जाती है बैंक की, और कस्टमर का भी भला होता है कि उसका क्या है कि जो भी थेफ्ट या काउंटर फीट का रिस्क था वो कम हो जाता है। अब रेवेन्यू एंड चार्जेस इन कार्ड इकोसिस्टम की बात करें तो जैसा कि ये बताया कि इशुएंस फीस, रिन्यूअल फीस, एक्सेस ट्रांजेक्शन फीस, बियॉन्ड फ्री लिमिट ले सकता है ना, और पॉस ई कॉमर्स कस्टमर पेज नथिंग डायरेक्टली, ये सारी चीजें तो है ही है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट जैसा मैंने बताया कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो मर्चेंट पे करता है एक्वायरिंग बैंक, ठीक है। और जो वो पैसा होता है वो शेयर किया जाता है बिटवीन एक्वायरर, इशूअर एंड जो भी कार्ड नेटवर्क है, ठीक है। जैसे रुपए है तो रुपए को उसका कुछ अमाउंट मिलेगा, कुछ अमाउंट एक्वायरर को मिलेगा, कुछ जो इशूअर बैंक होगा उसको मिलेगा। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। मर्चेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, मर्चेंट जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बियर करेगा, बट मे रजिस्ट कार्ड इफ एमडीआर इज हाई। तो ये क्या होता है, मर्चेंट का पर्सपेक्टिव होता है।
मेन एम क्या होता है मर्चेंट का मेन एम ये होता है, या मेन फायदा उसका ये है कि कार्ड के थ्रू जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है, कार्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसकी सेल्स को बूस्ट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भाई जब कार्ड से लोग पेमेंट करने आएंगे तो आदमी क्या होता है कि उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर देता है। इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड यू कैन पे एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि आपको एक बार आप कैश दोगे तो शायद आप झिझकोगे, लेकिन आपके पास कार्ड है तो आपको 10 रुपीज का बाई करना है देन, बट तुम 100 का बाई करके चले जाओगे, तो एक ये पर्सपेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है अगर बात करें तो फी स्ट्रक्चर पे, वॉल्यूम पे, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट चार्जेस पे, कॉस्ट सेविंग फ्रॉम रिड्यूस कैश हैंडलिंग पे भी करती है। तो ये सारी चीजें थी। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, बैक एंड ऑपरेशन इन कार्ड बेस्ड डिजिटल बैंकिंग। तो बैक एंड ऑपरेशन की अगर बात करें तो जो भी स्ट्रक्चर्ड बैक ऑफिस होते हैं उनका ही काम होता है कि वो इन सारे चीजों को, कार्ड से रिलेटेड डेटा को, उससे रिलेटेड ऑपरेशन को बैकएंड में मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे बैंक्स में एटीएम ऑपरेशन सेल होता है ना, कहीं कहीं पे इम्पर्सनल अकाउंट सेल होता है। तो इस तरह से कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आगे मूव करते हैं। जो लाइफ साइकिल होता है 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। सबसे पहली स्टेज की बात करें तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग या ऑथराइजेशन जिसको बोलते हैं। जो भी ये कार्ड का पेमेंट का जो भी लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं ऑथराइजेशन, ये है पहली स्टेज, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। इस केस में क्या होगा कि ऑनलाइन स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज होता है रियल टाइम डेटा एक्सचेंज के लिए। इसमें क्या होगा, कार्ड जो होगा वो स्वाइप होगा या टैप करोगे आप या फिर डिप करोगे, जैसा भी करोगे आप, कहाँ पे, या तो एटीएम में, ई कॉमर्स साइट पे या पॉस पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो पॉस टर्मिनल होगा आपका, वहां से डेटा जाएगा एक्वायरर होस्ट, फिर एक्वायरर होस्ट से जाएगा वो डेटा कार्ड स्कीम को, जो कि आपकी वीजा, रुपए, जो भी है, जिसका भी आपने कार्ड ले रखा है। फिर जो स्कीम होगी वो वैलिडेट करेगी कि कार्ड जो है वो सही में इशूड है, हॉट लिस्ट तो नहीं है, या स्टोलन कार्ड तो नहीं है, लिमिट उसमें है नहीं है, वो सारी चीजें वो वैलिडेट करेगी। फिर क्या करेगी, स्कीम जो है उसके लिए फॉरवर्ड कर देगी उसको इशूअर को, जो कि उस कार्ड का इशूअर बैंक है। फिर वो क्या करेगा, वो फंड को वेरीफाई करेगा और देखेगा कि क्रेडिट्स है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जितना भी अमाउंट का परचेज हो रहा है उतने अमाउंट पे वो क्या करेगा, होल्ड लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज का परचेज हो रहा है तो उस कस्टमर के अकाउंट में 100 रुपीज का होल्ड लग जाएगा। वो दिखता नहीं है सामने, सारा बैकएंड से होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी अप्रूवल है वहां से कंफर्म हो गया कि हाँ इसके पास पैसा है करके, 100 रुपीज का होल्ड लग गया। फिर वो अप्रूवल बैक आता है ईश्वर से स्कीम को, स्कीम से एक्वायरर को, एक्वायर से मर्चेंट को। फिर क्या होता है, कस्टमर का जो अकाउंट होता है वो T+0 बेसिस पे डेबिट हो जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। सेकेंड स्टेज जो है वो है रिकंसिलेशन या क्लियरिंग, ठीक है। तो अब ऑथराइजेशन हो गया डे एंड में, ठीक है। ऑथराइजेशन होने के बाद मर्चेंट क्या करेगा, बैच क्लोजर परफॉर्म करेगा अपने पॉस पे। उसके बाद क्या होगा कि एक्वायरर जो होता है वो जितने भी मर्चेंट के ट्रांजेक्शन होंगे उन सब को कंपाइल करेगा और उसको भेज देगा, जो भी कार्ड है यूज में, उन सबकी कार्ड स्कीम्स के पास, यूरो, मास्टर वे, रुपए, जो भी है, ठीक है। यूरो, मास्टर वे क्या होंगे, वो वैलिडेट करेंगे ट्रांजेक्शन को एक्वायर से। इसके बाद जो भी इंटरचेंजिंग फीस होगी उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, करेंसी कन्वर्जन जो भी है। फिर जो भी नेट पोजीशन होगी इसको प्रिपेयर करेंगे इशूअर और एक्वायर के बीच की जो भी नेट पोजीशन, यानी जो भी अमाउंट या फीस जो भी पे करना है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में होगा सेटलमेंट यानी फंड का मूवमेंट। तो T+0 या T+1 बेसिस में, जैसा कि रेगुलेटर या स्कीम के अकॉर्डिंग वो सेटलमेंट होगा। कार्ड स्कीम जो है वो कंप्यूट करेगी जो भी नेट सेटलमेंट अमाउंट है, और फंड जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे सेटलमेंट बैंक के थ्रू। तो ये तो सारा था आपका सेटलमेंट या फंड मूवमेंट, और वो मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे क्लियरिंग के बाद T+1 बेसिस। आगे मूव करते हैं। तो ये सारे थे इस रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स थे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। कलेक्शन इंटरफेस क्या है, बैंक प्रोवाइड मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। जैसे
चेक जो है आप ड्रॉप बॉक्स में डाल आते हो, काउंटर्स पे डाल आते हो, ठीक है? या ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट करते हो, वेबसाइट मोबाइल ऐप्स के थ्रू पेमेंट करते हो, बिल पेमेंट गेटवेज होते हैं, है ना? तो ये सारे क्या है, मोबाइल ऐप्स आपके जो भी होते हैं, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करते हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे आपके बैंक का मोबाइल ऐप हो, है ना? ये बिल पेमेंट गेटवेज जो हो गए, है ना? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू। तो और रूल बेस्ड इंस्टॉलमेंट हो गई, शेड्यूल पेमेंट हो गई, ये सारे क्या है, कलेक्शन इंटरफेस है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्री क्रेडिट पीरियड की। तो फ्री क्रेडिट पीरियड क्या होता है? वही जो आपको वो जो साइकिल दिया था, क्रेडिट कार्ड यूजुअली ऑफर 40 टू 48 डेज इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। इस केस में क्या होता है, आप 5 परचेज करो और 40 से 50 दिन के भीतर जो आपका बिलिंग साइकिल होता है आपको पे करना होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इंटरेस्ट एंड पार्ट फी पेमेंट की। तो इंटरेस्ट जो भी है आफ्टर द ड्यू डेट जो है, अगर ड्यू डेट के अंदर पे नहीं किया तो जो भी अनपेड बैलेंस होगा उस पे जो भी इंटरेस्ट उसका एज पर बैंक या एज पर जो भी कार्ड प्रोवाइडर है वो आपको देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट है वो अक्सर हाई होता है इन सब में, और कंपाउंड क्या होता है, मंथली कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट की, है ना? हैंडलिंग डिफॉल्ट, कैसे डिफॉल्ट को हैंडल करेंगे? तो पैटर्न को यूज करते हैं। बैंक क्या करते हैं, एक तरह से डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिटिक टूल होते हैं, पेमेंट हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, और कॉज ऑफ डिले क्या है उसको भी एनालाइज करते हैं, विलफुल है या फिर जेन्युइनली ऐसा किया है कस्टमर ने। ठीक है, हायर ड्यूज रिक्वायर टैक्टफुल हैंडलिंग। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब स्टेजेस ऑफ रिकवरी टूल की बात करें तो पहले सॉफ्ट टेलीफोन कॉल जाएगा बड़े प्यार से, फिर प्री प्रिंटेड रिमाइंडर दिए जाएंगे, इसके बाद फॉलो अप नोटिस जाएंगे, फिर हार्ड कॉल जाएगा ऑफिस से, है ना? फिर एक्सटर्नल कलेक्शन एजेंसी को भेजा जाएगा जब वहां से भी नहीं मानोगा, और बाद में होगा लीगल एक्शन। कंसेशन एंड सेटलमेंट, तो कुछ केसेस में क्या होता है, जहां पे ये होता है कि भाई ये पे नहीं कर सकता, तो जैसे नॉर्मल लोन से होता है, ओटीएस स्कीम्स आती हैं, वैसे ही इनमें भी कंसेशन या सेटलमेंट होते हैं कि भाई सिर्फ प्रिंसिपल ही पे कर दो इंटरेस्ट छोड़ के, है ना? तो इन सबको क्या बोलते हैं, अगर पार्शियल इंटरेस्ट पे कर दो, इंटरेस्ट छोड़ के प्रिंसिपल ही पे कर दो, ये सब होता है सेटलमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करिए, कई लोगों ने एमएसएमई और केवाईसी एमएल का एग्जाम क्लियर किया है, कमेंट्स में भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम क्लियर करो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो जिनका भी एग्जाम क्लियर करो। आप चाहते हो तो मार्क्स भी वहां पे डालें कि आपने कितना मार्क्स गेन किया, और अगर जो लोग नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ ये मेंशन कर सकते हैं कि दे हैव क्लियर द एग्जाम, जो लोग भी कंफर्टेबल है। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। तो क्रेडिट असेसमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी एप्लीकेंट है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाती है। ठीक है, इनकम उसका क्या है ना? कैसे वो पास्टली कार्ड को यूज किया है। इससे क्या होगा कि आगे उसको क्रेडिट देना है, नहीं देना है, या फिर फ्यूचर क्रेडिट को उसको उसको कम कर सकते हैं क्या, है ना? क्या वो डिफॉल्ट कर सकता है क्या? इन सारी चीजों का एनालिसिस हो जाता है क्रेडिट असेसमेंट। तो इसमें क्या है, फ्लो चार्ट में सॉफ्ट कॉल, फिर रिमाइंडर, फिर नोटिस। तो फ्लो चार्ट की बात करें जो भी इसका है, तो वो क्या है, रिकवरी का फ्लो चार्ट, पहले सॉफ्ट कॉल, फिर रिमाइंडर, फिर नोटिस, फिर हार्ड कॉल, फिर एजेंसी, फिर लीगल। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें क्वेश्चन में आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो अच्छा, इसमें जो भी चीजें हैं वो सारी अकॉर्डिंग टू द डिजिटल बैंकिंग जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक, उसके हिसाब से ही है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप आईआईबीएफ का पीडीएफ फॉलो करो अगर आपको चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये वीडियोस देख लेते हो तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। कोई भी इतना इशू नहीं है एग्जाम को क्लियर करने में। तो सबसे पहले तो बहुत इजी एग्जाम है। बात करते हैं कार्ड इशू, प्रोडक्शन या पर्सनलाइजेशन। तो कस्टमर डेटा जो है उसका, जो कार्ड इशूइंग एजेंसी है उसके साथ कस्टमर का डेटा शेयर किया जाता है, ताकि जो भी कार्ड है उसको उसी के हिसाब से प्रिंट किया जा सके, और पिन को उसी हिसाब से जो है वो जनरेट कर सके डेटा के अकॉर्डिंग। रिस्क क्या है, डेटा लीकेज का, डुप्लीकेशन ऑफ कार्ड रिटेंशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, जहां एजेंसी को दिया वहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एक्चुअली ये मेन इश्यू होता था प्रिंटिंग कार्ड्स में, क्लोनिंग का। तो वो था मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में। अभी क्या है कि ये इश्यू काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि अभी पिन आपको पैक्ड नहीं आता है। पहले पिन क्या होते थे, पैक्ड आते थे आपके कार्ड के साथ लिफाफे में। अब नहीं, अब आपको खुद जाके एटीएम में जनरेट करना होता है। तो फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। अब कार्ड डिस्पैच की बात करें तो ये कार्ड डिस्पैच वही कि डिलीवरी डिले हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, या कोई गलत आदमी के पास आपका दोनों चीजें चला गया, ये सारी चीजें। तो ये अक्सर पहले होता था, इसीलिए अब क्या है, पिन नहीं आता है, आपको खुद से बनाना होता है। ठीक है,
अब बताते हैं कार्ड यूज कैसे होता है एटीएम पॉस में और उसमें क्या थ्रेड्स है। ठीक है, तो रिस्क की बात करें, थ्रेड्स की बात करें, तो शोल्डर सर्फिंग हो सकती है। मतलब आप पिन डाल रहे हो, कोई पीछे से आपका पिन देख लिया, ठीक है, फिर क्या किया कि वो किसी तरह आपका कार्ड पा गया और उसने पेमेंट कर लिया, या फिर स्किमिंग कर ली। आपका जो भी अगर मैग्नेटिक कार्ड था, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, तो उसकी स्किमिंग कर ली और दूसरा कार्ड बना के पेमेंट निकाल लिया। फिर आपका पिन कैप्चर करने के लिए एक हिडन कैमरा लगा दिया, ठीक है, या फिर सोशल इंजीनियरिंग कर दिया, ठीक है, फेक एरर मैसेज भेज के एटीएम में। तो ये सारी चीजें। कंट्रोल और गुड प्रैक्टिस की बात करें तो जब भी आप एटीएम में जाएं तो सबसे पहले एक बार एटीएम को देख लें, कुछ अनयूजुअल चीज तो नहीं लग रही है, ठीक है। कीपैड को एक बार पहले तो हाथ से कर दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ लगा हो, सिलिकॉन इनको लगा देते हैं लोग, ठीक है, जो फ्रॉडस्टर होते हैं। पिन इंटर करने से पहले एटीएम को कभी भी मिड सेशन में लीव मत करो। प्रेफर चिप एंड पिन कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड तो अभी यूज ही नहीं होता है, तो चिप एंड पिन कार्ड ही यूज करना है। नेवर शेयर कार्ड, सीवीवी, पिन और एक्सपायरी डिटेल किसी से भी शेयर मत करो। अब क्या है फिशिंग और विशिंग क्या है, तो फ्रॉडस्टर जो है वो ईमेल के थ्रू क्या है फ्रॉड मेल भेजते हैं। आपको जेन्युइन लगेगा, फिर आपको ऑफर, गिफ्ट के ऑफर देंगे, है ना, या ऐसा थ्रेट करेंगे कि टाइम के अंदर केवाईसी करा लीजिए नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा कार्ड, इस नंबर, इस लिंक पे क्लिक करिए, है ना, फ्रॉड लिंक होगा, वहां क्लिक करेंगे तो वो फ्रॉडस्टर आपका पर्सनल जो भी डेटा होगा उसको यूज कर लेगा। फोन के केस में आपको कॉल करके करेगा, उसको विशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, कैसे भी कस्टमर का जो सीवीवी है, उसका पिन है, उसको कैप्चर किया जाए, ठीक है। सेफर प्रैक्टिस क्या है, कभी भी डिटेल्स को शेयर ना करें। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें, जो भी साइबर हेल्पलाइन है जैसा कि 1930। आगे मूव करते हैं। पॉस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे मैंने बता दिया कि लैन के केस में जो पॉस होगा उसका एक सेपरेट लैन, वी लैन हो चाहिए, जिसको जो है सेपरेट लैन होना चाहिए, ताकि उसका कोई भी पब्लिक नेटवर्क से लेना देना ना हो, ठीक है। और जो एक्वायरर है उससे जो भी एक्वायरर स्विच से कम्युनिकेशन हो रहा है वो इनक्रिप्टेड हो। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, फायर वॉलिंग होनी चाहिए, और मॉनिटरिंग, जो भी लॉग्स है उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है वीलैन, इसका प्रयोग होना चाहिए सेपरेट पॉज के लिए। अब मोबाइल नंबर और अलर्ट्स की बात करें तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, फ्रॉडलेंटली जो है कस्टमर का सिम ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि जो ट्रांजैक्शन का एसएमएस है वो ना जाए, ठीक है, और कार्ड को मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। मिटिगेशन क्या है कि कभी भी मोबाइल नंबर जो है डिस्क्लोज नहीं करना है, और कार्ड डेटा दोनों साथ में तो डिस्क्लोज करना ही नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी अकाउंट एक्टिविटी है उसको रेगुलरली चेक करते रहना है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं है, और अगर कुछ है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। तो ये थे फ्रेंड्स। अब कुछ ऑपरेशन कंट्रोल की बात करें तो ये जैसा कि कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, केवाईसी ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, कस्टमर का भी और स्टाफ का भी, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, मेंटेनिंग फेलर और एक्सेप्शनल लॉग जो भी है वो सारे मेंटेन करना चाहिए, कि कब जो है वो फेल हुआ है ट्रांजेक्शन में, उसका प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। जैसे एटीएम में ईजे मेंटेन होता है ना, उसमें सारी चीजें रहती है। तो सरप्राइज चेक भी होना चाहिए वेंडर्स के द्वारा, आउटसोर्स स्टाफ के द्वारा। जॉब रोटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बार बार एटीएम में जा रहा है, तो वो फ्रॉड कर सकता है। जैसा कि कभी कभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्टाफ होते हैं खुद ही फ्रॉड कर देते हैं, जाके एटीएम से खुद ही पैसा निकाल लिया, है ना, बार बार वही जा रहा है, कोई एक दिन पैसा पूरा गायब कर दिया, वैसा है। और जो भी अनयूज्ड कार्ड है उनको विड्रॉ कर देना चाहिए पीरियोडिकली, ठीक है। अब एक्वायरर और स्विच सिक्योरिटी जो है वो क्या है, एक सिक्योर्ड डेटा सेंटर जो है वो यूज होना चाहिए स्विच के लिए, और एक डेडिकेटेड फायरवॉल होनी चाहिए, ताकि कोई भी मालवेयर या अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, और पीरियोडिक सिक्योरिटी टेस्ट होना चाहिए, जो कि ये सारी चीजें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है टाइम टाइम पे, और उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है वो बोर्ड, जो भी उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उसके हिसाब से, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से उसको टाइम टाइम पे मॉडिफाई करनी होती है, एवरी ईयर अपडेट करते रहना होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब बात करें कुछ की पॉइंट की, तो पॉस है, पॉइंट ऑफ सेल, सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन, वैल्यू, आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस, ईएमई, यूरो मास्टर वीजा, एनएफएस, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टैग टर्न अराउंड टाइम, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, एंड एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग द फाइनेंशियल स्कॉलर। आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में फ्रेंड्स। इसका जो एमसीक्यू का वीडियो है वो भी जल्द आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। धन्यवाद।